मईशत मुश्किलात और माहिरीन में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे होंगे यूसुफ नजर साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात पाकिस्तान के जो इस वक्त हैं वो किस हद तक कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके लिए भी। यूसुफ, सबसे पहले तो ये बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। ये बताइए कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, आईएमएफ से मैंने आज ही पूछा, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मीडियम टर्म पॉलिसीज एटलीस्ट ऐसी हों जिन पे काम हो सके और उसके लिए ब्रॉडर पब्लिक सपोर्ट हो। हाउ डू यू लुक इनटू दिस? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को सेपरेट करना जो है मुश्किल है और मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल है। दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बन रही है वो यकीनन पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा करेगी। और जहाँ तक ताल्लुक है आईएमएफ का, इस वक्त हमारी जो हुकूमत है वो तो ये कहती है कि उन्होंने तमाम जो है कंडीशंस मुकम्मल कर ली है, लेकिन आईएमएफ बहरहाल ये नहीं कह रही है। तो आईएमएफ का एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है जो नवंबर में हो जाना चाहिए था, और फिर आईएमएफ का प्रोग्राम ये ख़त्म हो रहा है जून में। हमें कोई $3 बिलियन से ज़्यादा की अदायगियाँ भी करनी है। वो स्टेट बैंक ये कहता है कि हमने इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही है कि हमें जो रीपेमेंट्स करने हैं तकरीबन $20 से $25 बिलियन के अगले साल में, उसका कोई सिम जो है क्लैरिटी विजिबिलिटी नज़र नहीं आती। और यही सूरत हाल रही तो फिर यकीनन हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी देखिए ना, ये डिफ़ॉल्ट की बात जो है बहुत अरसे से हो रही है, नहीं हुआ। ऐसे लोगों को ये मेरे ख्याल से बताना ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट जो है एकदम चंद हफ्ते में। मैंने कुछ महीने पहले डॉन न्यूज़ से इंटरव्यू में ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि अगले महीने हो जाएगा या अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल है और जो तमाम रेटिंग एजेंसीज भी कह रही हैं, जैसे कि मूडी भी शामिल है, कि बहुत मुश्किल है और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत रियल है। हमने इस वक्त उसको काबू कर रखा है इसलिए कि हमने इम्पोर्ट्स पे अपनी शदीद जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो इम्पोर्ट्स कम हुई हैं और उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन हमारे रिजर्व्स की सूरत हाल वही है, बमुश्किल $4 बिलियन के हैं, और ये कब तक चलेंगे ये तो हम देख ही लेंगे जैसे जैसे सूरत हाल और हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं। लेकिन एक चीज जिस तरह से आपने कहा यूसुफ के पेमेंट्स जो हैं वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान की ड्यू है, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी एग्री किया, उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर $3.5 अरब की पेमेंट पाकिस्तान ने देनी है 30 जून तक, तो वो समझते हैं कि वो इजीली रोल ओवर हो जाएगी। इसका क्या मतलब है पाकिस्तान के लिए कि ये रोल ओवर हो जाएगी? और एक और चीज अगर हम इस एंगल से भी समझने की कोशिश करें कि हम, यू आर राइट, आपने जब ये कहा कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है उसका, शायद कुछ अर्सा लगेगा जो हम डिफॉल्ट होने करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, तो उसमें एक एक प्रोसेस है और एक रियल कंसर्न है। ये सारी चीजें एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान अभी तक जो चल रहा है उस पर भी तो सवाल उठते हैं कि कैसे चल रहा है ये ग्रे इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, वो चला रहा है इसको या कोई और रीजन है? देखिए, चल तो रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि 40% फूड इन्फ्लेशन जो है उससे ज़्यादा ही है 40% से, अगर इसको हम चलना कहते हैं तो बहरहाल मैं इस पर क्या कमेंट करूं। हमारा रुपए की कदर में जो उस वक्त सामने आ रहा है इस वक्त मार्केट में रियल टर्म्स में 300 रुपए के आसपास है, और हम अपनी इंपोर्ट्स की जो पेमेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। यकीनन हमने जो कोई बॉन्ड जो था उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, लेकिन हम रोल ओवर्स के लिए भी जो है हम स्ट्रगल करते हैं। तो रोल ओवर हो जाएगा, अब तक क्यों नहीं हुआ? तो एक बात तो साफ जाहिर है कि महंगाई बहुत है, रुपए की कदर में गिर रही है। हमें बैरूनी ममालिक से कर्जे लेने में या रोल ओवर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इन हक़ाइक़ से तो हम आंखें नहीं बंद कर सकते। हाँ, अगर हम ये एटीट्यूड रखें कि जी काम चल रहा है तो अलग बात है, लेकिन सूरत हाल, इससे सूरत हाल की संगीनी जो है वो कम नहीं हो सकती। सेकेंड हाफ ऑफ 2023 एज अ कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो अगले 6 महीने जून से ऑनवर्ड्स अब किस तरह की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में? कौन से इन्फ्लोज हैं जो कि ऐसे आएंगे जिसकी वजह से
हम समझें कि इकॉनमी चल सकती है, और पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जो कि मुल्क चलाने के जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट से मुल्क को आगे बढ़ा सकें? सबसे जो अहम सवाल है वो तो पॉलिटिकल सिचुएशन का है। और इस वक्त जो सिनारियो है उसमें यकीनन हम देख रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से बहुत टेंशन्स हैं, बहुत अनरेस्ट है, और एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है। अगर ये जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मसला ये है कि लोग जो है बहुत एक्सट्रीम साइड लेते हैं। हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात मेरे ख्याल से उस पर बहुत कम लोग उससे इख्तलाफ करेंगे, वो ये कि सूरत हाल बहुत संगीन है। और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये गवर्नमेंट चल सकती है। मुझे तो नहीं नज़र आता कि ये गवर्नमेंट जो है चलेगी चंद महीनों से ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा, या तो आप कंटिन्यू करेंगे, अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको कुछ गैर मामूली या गैर आईनी इकदाम उठाने पड़ेंगे। उसको हमारे आपको लगता है कि इमरजेंसी लग जाएगी? क्योंकि एक थीरी ये भी डिस्कस हो रही है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने के लिए जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को आगे लेके चल सके, उसके लिए इमरजेंसी लग सकती है, और उस हवाले से प्रोविजन भी शायद जो है वो आइन में मौजूद है। आपका क्या व्यू है? इमरजेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो लग सकती है, सेकेंडली अगर लगती है तो अगर हम फाइनेंशियली या देखते हैं इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए, तो क्या रिपरकशंस या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके? देखिए, हमें देखना ये कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है। सबसे बड़ा जो मसला है IMF के साथ वो ये है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने उस पैमाने पे हमारी मदद नहीं की जिसकी हमें तवक्को थी। और IMF का यही इसरार है कि वो अपने कमिटमेंट्स जो हैं जाहिर करें और पूरे करें, उसके बाद ही जो है IMF आगे बढ़ेगी। तो ये कैच-22 वाली सिचुएशन है। क्या इंटरिम गवर्नमेंट के आने से ये दोस्त ममालिक मुतमईन हो जाएंगे? मुझे नहीं पता, कि इसलिए कि यकीनन मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि चाइना का क्या रिएक्शन होगा या सऊदी अरेबिया का क्या रिएक्शन होगा, या फॉर दैट मैटर यूनाइटेड स्टेट्स चाइना का। और सऊदी तो दोनों के हवाले से ये कहा गया है कि बैक एंड पे शायद वो दे आर गिविंग इट नॉट कि अगर ऐसा कुछ सेटअप आता है तो दे जस्ट नीड स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो उस अगर हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो दे वुड सपोर्ट दैट। अच्छा, मैं समझता तो इस मौके, इस स्टेज पे ये स्पेकुलेशन ही होगा। यकीनन अगर कोई सिचुएशन बनती है तो जो भी डिफेक्टिव सिचुएशन बनती है वो तो बैरूनी तारीख ये बताती है कि दूसरे ममालिक हैं उससे फिर डील करते हैं। इसलिए कि यकीनन जो भी गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान में, बहरहाल उनको उससे डील तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो होल हार्टेडली उसको सपोर्ट करेंगे, ये कहना मेरे ख्याल से क़ब्ल वक्त होगा। कहने का मकसद ये है कि देयर इज नो इजी वे आउट फॉर पाकिस्तान। ये समझना, मैं समझता हूँ, बहुत गलतफहमी होगी कि देयर इज एन इजी वे आउट, कोई एक पिल है, कोई एक सिल्वर बुलेट है कि आप कहेंगे और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं ख़त्म हो जाएंगे या आसान हो जाएंगे। ऐसा मैं समझता हूँ हरगिज़ नहीं होगा, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आए या ना आए, सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलिट्स है उनका कोई विजन नहीं है, उनके कोई पास कोई प्लान नहीं है। चाहे वो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PDM की गवर्नमेंट हो, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हुकूमत में आएंगे तो ये करेंगे क्या और मसाइल को कैसे हल करेंगे। तो आप एक इतने बड़े मुल्क की बात कर रहे हैं जिसकी 22-23 करोड़ की आबादी है, उसके लिए अगर आप एक दूसरे ही पे ही लड़ते रहेंगे और ये कोई बताएंगे नहीं कि आपके पास प्लान क्या है, तो फिर तो ये हम किस बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आने से जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। और बाय द वे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो कारी सिर्फ जो है दे गॉट वर्स नॉट जस्ट इन रीसेंट 5 years। ये जो नौबत आई है ये है हमने डेकेड्स से जो है हमने पॉलिसियां जो अख्तियार की हैं, ये उसका एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, इफेक्ट है। ये तो भी बेकार की बहस है कि ये इमरान खान की वजह से हो गया या ये सिर्फ इसाक डार की वजह से हो गया। मैं समझता हूँ ये बहस भी गलत डायरेक्शन पे है। सबसे बड़ा जो मसला ये है
कि पाकिस्तान की जो एलीट क्लासेस हैं वो ऐसी रिफॉर्म्स करने में अब से नहीं 25-30 साल से रेजिस्ट करती रही हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, IMF ने भी कहा, रेजिस्ट करते रही हैं इसलिए कि वो उनके मफादात पे जर पड़ती है। तो आप तो ये जब जो हम बात करते हैं यूसुफ साहब के 17 से 20 अरब डॉलर जो हैं वो एनुअली सब्सिडीज की मद में एलिट्स के पास जाते हैं राउट होके, आप उस नंबर से इत्तेफाक करते हैं? और कहाँ, अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर सकें इसका और कुछ हद तक इस लिहाज से इसको समझा सकें ऑडियंस को कि ये अगर 17-20 अरब डॉलर की बात हो रही है तो ये कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं? पहली बात तो ये कि ये जो UNDP की रिपोर्ट थी और ये 17 बिलियन डॉलर की जो फिगर बहुत सारे लोग कहते हैं ये गलत है। वो इसलिए कि ये असल फिगर रुपए में थी और वो उस वक्त एक्सचेंज रेट जो था वो कुछ और था, 100 के करीब था। अब जो है वो 300 हो गया है। तो डॉलर टर्म में तो ये जो है बहुत कम आ गई है, लेकिन फिर भी मैं जो पिछले साल का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1.3 ट्रिलियन रुपीस की बात करते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये लेकिन ये भी बहुत बड़ी रकम है। लेकिन कैसे जाती है असल में, ये समझना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अगर ये करते हैं कि जिस तरह ऑटो इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्री है, आप उसके जनाब एक्सपोर्ट से आप ना करें, आप उसको ब्रेक दें, या टेक्सटाइल है उसके मुतालिक आप देखें, या फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर को देखिए आप किस कीमत पे आप गैस सप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि ये देखिए ना हम सस्ती कीमत पे दे रहे हैं, लेकिन बुनियादी मसला ये है कि इन पॉलिसीज को चलाने से 30-35 साल से पाकिस्तान की ना तो एक्सपोर्ट बढ़ी है ना ही इंडस्ट्री बढ़ी है। वही हमारा जो दारोमदार है वो टेक्सटाइल पे भी है, और टेक्सटाइल में भी हम ज्यादातर जो बड़ी ऑर्डिनरी चीजें होती हैं जैसे धागा है या होजरी है, इस तरह के आइटम जो हैं, या यार्न है, उस पर डिपेंड करते हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की पिछले साल जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर थी, बांग्लादेश की 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो इन तमाम मराद के बावजूद अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई है तो हमें सोचना चाहिए कि असल में मसला है क्या। मसला सिर्फ यही है कि इस तमाम तर जो है इंसेंटिव देने से हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई है बल्कि कमजोर हुई है। किस तरह से? हमारा जो वर्ल्ड मार्केट शेयर है वो कम हुआ है, और तो बुनियादी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री एज अ होल इंटरनेशनली कंपैरेटिव नहीं है, और कंपैरेटिव हमने उसको बैसाखियों की, ये जो है सारे इंसेंटिव जो है बैसाखियां हैं, हमने इसको बैसाखियों के सारे सपोर्ट करने की कोशिश करी, बट दैट अप्रोच हैज नॉट वर्कड। तो हम ये मानने बेसिकली आप समझते हैं कि टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर या इंडस्ट्री के मद में एक तो ये चैनल हो गया जिसकी वजह से एलीट्स को आप समझते हैं कि सब्सिडी मिल रही है। 1.3 ट्रिलियन पिछले बजट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली हम नंबर पाक टर्म्स में, पाकिस्तान रुपीस की टर्म में देख रहे हैं। अदरवाइज ये जो SOEs हैं उन पे भी इसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई होगा, उससे भी आपको लगता है कि एलीट्स को बेनिफिट किया जाता है? देखिए, उससे बढ़ के जो है जो इंडस्ट्री को जो दिया जाता है ट्रीटमेंट, उससे बढ़ के जो बहुत सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से वो रियल एस्टेट है। हमारी जो रियल एस्टेट की जो मार्केट वैल्यूएशंस पे टैक्स लगते ही नहीं है। फिर एक डिबेट जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है कि ये फेडरल सब्जेक्ट है या प्रोविंशियल है। उसका नतीजा ये है कि रियल एस्टेट जो है वो हैज बिकम अ हेवन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन। और ये बात जो है एग्रीकल्चर को भी, आप किसी चीज को डिक्लेयर कर दें एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जेम्प्ट है। तो ये जो इस तरह से जो हमारे यहाँ डिस्टॉर्शंस हैं कि आप रियल एस्टेट में दिखा के या एग्रीकल्चर में दिखा के अपनी इनकम को छुपा सकते हैं या कम दिखा सकते हैं, ये जो है बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और इस पे जो है कोई बात होती नहीं है। वो इसलिए सीधी बात यह है कि जो रियल एस्टेट के जो बेनिफिशरीज जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और ना सिर्फ ये कि वो पावरफुल है, वो बड़े शॉर्ट साइटेड व्यू है। वो ये बात समझने को तैयार नहीं है कि अगर पाकिस्तान एज अ कंट्री मजबूत होगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो उसका फायदा उनको होगा। हमारे जो आप कह सकते हैं कि जी एक बड़े आप नाम ले लीजिए कि मलिक रियाज जी, ना बिलियन डॉलर है उनके पास, तो जनाब इंडिया में तो लोगों के पास 150 बिलियन डॉलर्स हैं, उनकी इंडस्ट्री बड़ी है,
जब तो हम ये जो है व्यू जो है बड़ा नहीं ले सकते। हम आसान तरीके से शॉर्टकट से प्लॉट्स में पैसा बनाना चाहते हैं। हम आईटी इंडस्ट्री में या और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है नहीं उस पर फोकस करते हैं, इसलिए कि ज़रा उसमें मेहनत लगती है, उसमें काम करना पड़ता है, और रियल एस्टेट से पैसा बनाना बहुत आसान है, और फिर उसमें टैक्स बचाना भी बहुत आसान है, इसलिए कि जो हमारा सिस्टम है, मेरे मेरे ख्याल से इस बात का सबको पता है। तो ये जो अगर ओवरऑल जो है, अगर हम इसको ब्रॉडर और लॉन्गर टर्म व्यू नहीं लेते हैं, तो आईएमएफ की जो हेड को कहना पड़ा कि पाकिस्तान के जो वेल्दी हैं वो कुर्बानी दें। तो यूसुफ, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हम अभी तक देख रहे हैं, उस पे क्वेश्चन मार्क्स लिंगर ऑन जिस तरह से हो रहा है वो हो चुका, 9th रिव्यू अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 10th ड्यू है, उसके बाद आगे किस तरह से प्रोग्राम कंक्लूड होगा, नो वन नोज। और पाकिस्तान के लिए अगले साल के लिए भी फाइनेंसिंग चाहिए, एक नया आईएमएफ प्रोग्राम जो है उस हवाले से भी बात हो रही है। अब वो ऑफिशियल अभी तक नहीं हुई, हो रहा है या नहीं हो रहा अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन माहिरीन यही समझते हैं कि ये होगा, इसके अलावा कोई सर्वाइवल ऑप्शन नहीं है। और डू यू सी दिस कि पाकिस्तान कैसे अपने फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स जो है इस वक्त एडिक्वेट फाइनेंस अरेंज कर सकेगा? देखिए, ये बहुत मुश्किल इस वक्त नज़र आता है, इसलिए कि हमारी हुकूमत की पोजीशन जो है बहुत कमज़ोर है, और इस लिहाज से उनकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो भी कमज़ोर है। तो कौन सा मुल्क जो है इस हालत में, आप खुद बताइए, आपको वो एकदम 5-10 बिलियन डॉलर उठा के दे देगा? रोल ओवर करने में भी बहुत वो जो है टाइम ले रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान में या तो इमरजेंसी लग सकती है, और ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो मार्शल लॉ भी लग सकता है। और उसके बाद क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो भी अरेंजमेंट होता है वो किस तरह की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते हैं। उनका चाइना के साथ और सऊदी अरब के साथ क्या पॉलिसी रहती है, अमेरिका के साथ क्या रहती है। एक बात तय है कि ये जो हमारे मुल्क में जो रुझान पैदा हो गया है कि हम आए दिन जो है अमेरिका के खिलाफ जो है एक सेंटिमेंट हमने कर दिया है, जिसमें इमरान साहब का अभी बहुत हाथ है, उसकी वजह से कोई रियलिस्टिक पॉलिसी अपनाना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, अब पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आप कितना ही क्रिटिसाइज कर ले, मैं भी बाज़ औक़ात उनकी पॉलिसी से कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक फैक्ट ये है, एक रियलिस्टिक बात ये है कि आप एक इंटरनेशनल सिस्टम है और आप उसका एक पार्ट हैं। अगर आप उसका हिस्सा हैं तो आपको ये तलाश करना है कि आप उसको कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सोच के हम बस किसी ना किसी तरीके से काम चला लेंगे, और वो बाय द वे इसाक डार साहब ने ट्राई भी कर लिया, उसका क्या असर हुआ वो हमें सबको अच्छी तरह पता है। तो हमें एक क्रेडिबिलिटी अपनी रिस्टोर करनी है, और दोस्त ममालिक के साथ भी जो है, जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है कि हम सीरियस नहीं है रिफॉर्म्स के साथ, ये चाहे सऊदी अरब हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आईएमएफ हो, सबका जो हमें जो सिग्नल यही मिलता है कि पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर हमें ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि कोई जादू की कोई छड़ी घुमाएगा और सारे हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे। और पॉलिसीज के लिहाज से जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास कोई पॉलिसी नहीं है और एलीट को इदराक नहीं है इस बात का कि वो कोई ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिसकी वजह से ये मुल्क इसमें से निकल सके जिस जिस सिचुएशन में इस वक्त है, आप समझते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी है पैरेलल बाहर मौजूद है, लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान, उसको देखना नहीं चाह रहा पाकिस्तान, या एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा? कोई एक पॉलिसी तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। एनर्जी है, हमारा अपना एक्सपोर्ट्स के अलावा सिचुएशन है, हमारे अपने अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा हैं, हम कम करने को तैयार नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो फिर मैंने फिर कहूँगा कि आईएमएफ के हेड को भी कहना पड़ा कि पाकिस्तान के वेल्दी जो हैं, दे शुड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप समझते हैं कि डार साहब जिस तरह कह रहे थे कि डिफॉल्ट उन्होंने, और ये सबसे बड़ा तो अब तक इस हुकूमत का यही नैरेटिव रहा कि हमने पुरानी हुकूमत इसलिए इमरान खान की गिराई और ये इसलिए लेके आए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, पाकिस्तान मुश्किलात में था, और अब हमने उसको डिफॉल्ट से भी बचा लिया है। आप समझते हैं डिफॉल्ट से बच गया है पाकिस्तान? देखिए, आज डिफॉल्ट का खतरा उससे कहीं ज्यादा है मार्च, फॉर एग्जांपल मार्च 2022 से। उसमें कई फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कहना कि हमने बचा लिया है सरासर गलत बात है, ऐसा नहीं है।
और अगेन मैं फिर कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट जो है वो आप एक तरफ जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने सुबह उठे और मालूम है डिफ़ॉल्ट हो गया। लेकिन जो आसार हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, जो सारी दुनिया की रिपोर्ट्स हैं और जो आपके फाइनेंसेस की हालत है और सारे दोस्त ममालिक का आपकी मदद ना करना, उस पैमाने पे जो आपको डिफ़ॉल्ट से बचा सकता है, यही ज़ाहिर करता है कि हमारी पोज़ीशन इस वक़्त बहुत कमज़ोर है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ नजर साहब, आप हमारे साथ थे। शुक्रिया। नाज़रीन, मईशत मुश्किलात और माहिरीन से यही कुछ। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।